everyone. Welcome to online study. Here Rekha Agarwal from Bachpan and 7-star Convent School, गोलासर। जैसा कि बच्चों कल मैंने वर्ण क्या होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसके बारे में आपको बताया था। और वर्ण किसे कहते हैं ये सब आपको बताया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं और आज हम उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सो लेट्स बी स्टार्ट नाउ। कम ओके बच्चों, वर्ण विचार फोनोलॉजी। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण किसी भी भाषा के मूल आधार हैं। वर्ण के मात्रा से ही वर्ण के माध्यम से ही शब्द बनते हैं। पढ़िए तथा समझिए। अशोक पाठशाला गया, यह एक वाक्य है और इसमें कितने शब्द? 3। अशोक पाठशाला गया। इसे बोलने के लिए ध्वनि और लिखने के लिए लिपि का सहारा लेना पड़ता है। उपरोक्त वाक्य 3 शब्दों से बना है। अशोक पाठशाला गया। अब अपन को ये शब्द मिला है अशोक, सेकंड है पाठशाला और थर्ड है गया। एक शब्द क्या हर वर्ण का अपन वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद। और हमें देखना है कि अशोक में कितने वर्ण आए हैं। इसका ये छोटे से छोटा वर्ण यानी इसका अपन टुकड़े करेंगे और इससे छोटा टुकड़ा इसका नहीं हो सकता, उसे ही वर्ण कहते हैं। तो अशोक में देखिए ए, फिर शेष में स्वर रहित है और इसमें किसकी मात्रा है? ओ की। जैसे मैंने आपको कल मात्राओं के बारे में बताया था, हर एक वर्ण में स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? मात्रा। और शो में किसकी मात्रा है? ओ की। तो यहाँ पे ओ और क बोल के देखो क। तो क पहले ये जो हलन लगा हुआ है इसमें स्वर रहित है, फिर ए का इसमें स्वर सहित। तो कितनी हो गई ये? 1 2 3 4 5 5 ध्वनि होगी। वैसे ही अपन को पाठशाला में देखना है पे अभी यहाँ पे स्वर रहित है और पा में मात्रा किसकी है? आ की। जैसे मैंने बताया था कि ए के आगे स्टैंडिंग लाइन आ की मात्रा उसका चिन्ह होता है, उसे मात्रा कहते हैं। तो आ है, फिर स्वर रहित, फिर है बोल के देखो ठ में से सिर्फ स्वर क्या आता है? ए। तो ये ए। फिर श में किसका स्वर आ रहा है? आ का। तो आ। फिर ले और ले में ला में किसका स्वर आ रहा है? आ का। तो ला आ। तो कितने में? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ध्वनियां क्लियर हो रही है आपकी? अगर नहीं होगी तो आप फिर से पूछ सकते हैं। फिर गया, गए में किसका स्वर आ रहा है? ए का। तो गए यहाँ पे स्वर लगी, फिर ए लगाया तो ये स्वर से ग बन जाएगा टोटल। और ये क्या है? हलन करने से स्वर रही। और इसमें या में क्या आपको उच्चारण क्या आ रहा है? या यानी आ। तो यहाँ पे आ गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कितनी ध्वनियां बन रही है? 1 2 3 4। तो 4 ध्वनियां। ऐसे ही इनको आगे जानना है कि इन ध्वनियों के और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि ये अपन ने अभी टुकड़े किए अशोक के, पाठशाला के और गया के। अब इनसे इनका कोई भी छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो उसे ही अपन वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। और जैसे कि ये और कौन से अक्षर होते हैं, कौन से वर्ण होते हैं? ए, आ, ई, उ, क, ख, त, फ आदि। क्लियर? अब आगे बढ़ते बच्चों। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हिंदी में सारे कितने वर्ण होते हैं? 44 जैसे उनको 2 भागों
स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। तो वर्ण, इन सभी वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना और व्यवस्थित समूह की तरह लिखना ही उसको वर्णमाला कहते हैं। आगे देखना है वर्ण के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण के लिए अपन को किसी और अन्य वर्ण की आवश्यकता, उच्चारण करने की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ओके, क्लियर? वर्ण संख्या में 11 होते हैं, ए, आ, ई, उ, वी, ए, ऐ, ओ, औ। ओके बच्चों, प्रत्येक स्वर का उच्चारण करने में कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करने में, जैसे ए, आपने तुरंत बोला ए, लेकिन आ बोलने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। ए बोलने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ए, लेकिन आप बोलोगे आ। वैसे ई बोलने में आपको टाइम, लेकिन जैसे बड़ी ई बोलोगे, बड़ी ई तो आपको थोड़ा टाइम छोटी से ज्यादा लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वैसे ही किसी में कम और किसी में अधिक समय, इसलिए उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद है। स्वर के 3 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। समझ रहे हैं? 3 भेद होते हैं स्वर के, और वो ये होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और वो कौन कौन से स्वर है? 4 स्वर है, ये है ए, ई, उ और वी। 4 ऐसे स्वर हैं, इनके उच्चारण में अपन को बहुत ही कम समय लगता है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 है। ये संख्या में कितनी है? 7 है। और किससे दुगना समय लगता है अपन को? ह्रस्व स्वर से डबल लगता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ बोलने में ही दीर्घ है, दीर्घ का मतलब लंबा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? तो अपन को दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर को उच्चारण करने के लिए ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है, और ये संख्या में 7 होते हैं। अभी कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ओके बच्चों, नेक्स्ट है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण समय से 3 समय लगता है। कितना लगता है? ह्रस्व स्वर से डबल तो लगता है दीर्घ स्वर में, और 3 किस में लगता है? प्लुत स्वर में, और उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसे हिंदी के अंक 3, हिंदी के अंक 3 के रूप में लिखते हैं, जैसे राम और ओम। इसके एग्जाम्पल है, हिंदी के अंक नंबर 3 के जैसे लिखते हैं, जैसे कि आपको ये दिखाया गया है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, अब ऊपर आपने 4 वर्ण दीर्घ स्वर पढ़ लिए, प्लुत स्वर पढ़ लिए और ह्रस्व स्वर पढ़ लिए, लेकिन अभी अपने अंग और अह के बारे में अपन को नहीं बताया गया है। अंग और अह ये वर्ण तो होते हैं, लेकिन न तो स्वर होते हैं और न ये व्यंजन होते हैं, ये अयोग वाह्य कहते हैं इन्हें। और अंग और अह का उपयोग ज्यादातर बिंदु, चंद्र बिंदु और साइड में 2 बिंदु के हिसाब के रूप में किया जाता है। और जो साइड में 2 बिंदी आती है, उसका उपयोग अमूमन संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। अब देखिए योग क्या है? अंग और अह ये दोनों वर्ण स्वर के अंतर्गत आते हैं, किंतु ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन। इन्हें अयोग वाह्य कहते हैं। अ के चिन्ह ऊपर बिंदी और को अनुस्वार, ऊपर बिंदी को अनुस्वार तथा, और ये अह के चिन्ह जो साइड में 2 बिंदी आती है वो विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग, अनुस्वार। इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है या ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, उसका उच्चारण करते समय सिर्फ हवा नाक से
निकलती है इसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे गंगा, जंगल, हंस, और आप एक नियम से बना सकते हैं जैसे मंदिर, मंगल इत्यादि। ओके। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? इसका उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, इसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में जो लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे हंसना, चांद, सांप, आंख, कौवा इत्यादि। आप भी ऐसे बोल के ट्राई करो, आपको आ जाएगा। फिर है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण है ध्वनि के समान होता है, जैसे अतः है, नमः है, प्रातः है इत्यादि। ओके बच्चों। ना स्वरों का प्रयोग, स्वरों का प्रयोग दो रूप से किया जाता है। स्वरों का प्रयोग कैसे किया जाता है? दो रूपों में किया जाता है, वो मैंने आपको स्वर के भेद बताए। अब मैं बता रही हूँ आपको स्वर का प्रयोग। स्वर का प्रयोग मूल रूप में और मात्रा के रूप में। मूल रूप में कैसे किया जाता है? जैसे कि शब्दों के साथ स्वरों के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी भी शब्द को ले लिया और उसका जो पहला लेटर होगा वो स्वर का पहला अक्षर होगा, उसे उसको मूल रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे अमरूद, अमरूद में आप देख सकते हैं ए मूल स्वर है। आकाश में आप देख सकते हैं आ मूल स्वर है। हिंदी में आप देख सकते हैं ई मूल स्वर है। इनाम में देख सकते हैं ई मूल स्वर है। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए और औरत तक आप देखिए कि औ, औरत में औ मूल स्वर है। समझ में आ रहा है? अब होता है मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग कैसे करते हैं? स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, आ का ये चिन्ह होता है, छोटी ई का ये, बड़ी का ये, छोटा ऊ का ये, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, फिर ये औ का मैंने ऐसे बताया था। ऐसे सभी का एक चिन्ह होता है और उन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। और उन्हीं चिन्हों, जब व्यंजन के साथ ये चिन्ह लगते हैं तो ये शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह देख सकते हैं आप, स्वर को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह निर्धारित किया गया है। इन चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? आप देख सकते हैं ये पूरी आपके पास इसकी सारणीबद्ध रूप से आपको बताया गया है। स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन स्वर के बिना कोई भी व्यंजन बोला भी नहीं जाता है। स्वतंत्र है, बट व्यंजन सारे के बिना नहीं बोले जाते हैं। आप देख सकते हैं की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन क बोलते समय आपको का उच्चारण आता है। तो कैसे? कमल, कलम, आगे भी आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, अनल, पवन इत्यादि। आ की मात्रा ऐसे होती है और आ की मात्रा से क का क्या बन गया? का किसे? काम और कान। ओके बच्चों। जैसे छोटी की मात्रा लेफ्ट हैंड से इस तरह लगती है, ये की बन गया, क में इसको ऐड किया। जिसे आप कैसे किया इसको ऐड? क प्लस ये छोटी की ऐसे लिखना है। तो ये क्या बन गया? छोटी की। अब की और रे और न आप पढ़ सकते हैं किरण, की और ले के आगे आ की मात्रा, तो की ला। ओके बच्चों। वैसे ही बड़ी की मात्रा हमेशा राइट हैंड से लगती है, राइट हैंड साइड से लगती है। आप इसको हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि ये बहुत छोटी चीजें होती है जो बहुत कंफ्यूज भी करती है। ये इस साइड से लगती है। अगर आप इस कर में ये बड़ी की मात्रा ऐसे ऐड करें तो क्या बन गया? बड़ी की। अब आप इसको पढ़ के देखो, की, मैं, ते और की, ले। ओके। फिर है छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा ऐसे लगती है, जैसे है क प्लस और ये ऊ की मात्रा। तो अपन इसको ऐड कर रहे हैं। अगर दोनों को मिला के इजी कर तो क्या बनेगा? छोटा ऊ। तो ऊ, सु, जैसे सर में भी ऊ की मात्रा है, तो आप क्या बन गया? सु, मैं, ऊ, सु, मैं। वैसे ही ऊ, ले। ओके बच्चों, क्लियर? बड़ा ऊ की मात्रा अब इनको ऐसे लगानी है, जैसे इसमें चिन्ह बोलते हैं इनको मात्राओं को पहले।
बड़ा कू से कूद और कूच, आप देख सकते हैं अच्छे से। फिर वी की मात्रा तीसरे में से दिखाई गई है। अब क में आप वी की मात्रा ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? क्रे। क्रे में क्रे, फिर प में आ की मात्रा कृपा, फिर क, फिर वी की मात्रा क्रे, फिर आता तय ये कृत्य। आपको क्या करना है? कृत्य। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ए की मात्रा इस तरह से इसका चिन्ह होता है ए का, और फिर क में आपको ए की मात्रा ऐसे ऐड करनी है तो ये क्या बनेगा? के में देखिए के, ल में आ की मात्रा के ला, जैसे के और शे केश। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं आई में आपको डबल मात्रा लगानी है ऊपर, सिंगल को इसमें छोटा ही नहीं लगानी है ए से एडी वाले में, और एंड में आपको डबल लगाना है। तो के और प्लस के और और इसमें डबल मात्रा आएगी तो क्या हो गया? कई। तो कई में आप देख सकते हैं के, कई और से के आगे आ की मात्रा कैसा, और के और ध के। आगे आप देखिए ओ का होता है ये चिन्ह, आप ध्यान से देखिए बच्चों। फिर क प्लस ओ, अब आप दोनों को इनको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? ओके बच्चों, नेक्स्ट है औ का वही डबल मात्रा लगानी है आपको, ऐसे पहले स्टैंडिंग लाइन फिर उसके ऊपर डबल मात्रा। तो क्या बन गया? कौ से कौवा और कौन। आपको एक क्लियर हो गया होगा बच्चों, ये सारी सारणी मैंने कल ही बताई थी, फिर भी आज वापस बताइए। आप एक बार रोज क्लियर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ए की कोई मात्रा नहीं होती, किंतु सभी व्यंजन ए की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। जैसा कि मैं बिगनिंग में भी आपको बता चुकी हूँ कि सारे कोई भी व्यंजन ए की सहायता के बिना न तो बोला जाता है और न ही लिखा जाता है। और जो देखिए आप ए सहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे क, ख, ट, थ, प, ब, म आदि। और ये स्वर रहित है, जो हलंत लग जाते हैं वो स्वर रहित होते हैं। क, ख, त, द, प, ब, म आदि। अ रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। क्लियर? जो अ रहित है, जो भी व्यंजन अ रहित है उनके नीचे ऐसे हलंत लगाया जाता है। ओके बच्चों, क्लियर? ये आपका हो गया स्वर। अब ये नेक्स्ट व्यंजन वन का दूसरा भाग, व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी मदद से बोले जाते हैं? स्वरों की मदद से। जैसे क, ख, ग, घ और आगे ड़, च, छ, ज, ज सारे ख तक आदि। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वर जो कि 11 स्वर होते हैं उनकी सहायता